पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। भारत हिंदू राष्ट्र हो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक सामाजिक समरसता के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम पदयात्रा करने वाले हैं। बहुत सहन कर लिया, हमारे देश को नपुंसक बना दिया गया था। भारत दुनिया का बहुत खूबसूरत देश है क्योंकि इसके पास संविधान है जो इसे और बेहतर बनाने की संभावना पेश करता है। इस संविधान की अहमियत उन लोगों ने तो समझी ही जिन्हें संविधान ने हक, अधिकार और सम्मान दिलाया, लेकिन बहुत सारे लोगों को संविधान की अहमियत नहीं समझ में आती थी। लेकिन जब आसपास के पड़ोसी देशों में गैर लोकतांत्रिक तरीके से सड़क पर उतर करके हिंसा, आगजनी और राजनीतिक अस्थिरता दिखती है तब भारत के संविधान की याद आती है। लेकिन उसके बीच में कुछ लोग इस देश में हैं जो लगातार ये बयान देते हैं ताकि संविधान कमजोर हो जाए, बदल जाए, खत्म हो जाए। जैसे कल का एक बयान मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, जरा पहले इस बयान को गौर से सुनिए। आज हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान है। इसका इशारा किस तरफ है पता है? उसका इशारा यह है कि यह देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है। बहुत सहन कर लिया, हमारे देश को नपुंसक बना दिया गया था। दूसरा एक बयान जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए कि भारत और समेत आसपास के देशों में राजशाही लौट जानी चाहिए। तीसरा बयान अब मैं सुनवाना चाहता हूं जिसके दिए हुए महीने भर भी नहीं गुजरे हैं, और यह बयान उस एनजीओ का है जो दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लाल किले की प्राचीर से कहा। उस एनजीओ के प्रमुख ने पिछले महीने क्या बोला था, जरा गौर से सुनिए। हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना है, वो है ऋषि मुनियों ने उसको राष्ट्र घोषित कर दिया है। हिंदू शब्द आजकल करते, वो किसी अधिकृत घोषणा का मोहताज नहीं है। वो एक सत्य है, मानने से आपका लाभ है, न मानने से आपका नुकसान है। यानी भारत हिंदू राष्ट्र है, उसे घोषित नहीं करना है। बाकी बाबाओं का बयान तो मैं लगातार सुनवाते रहता हूं, जिसमें एक बागेश्वर धाम वाला भी है जिसको प्रधानमंत्री अपना छोटा भाई कहते हैं। वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अभियान चलाने, आंदोलन करने और जाने क्या क्या करने की बात करता है। उसको भी सुन लीजिए। भारत हिंदू राष्ट्र हो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक सामाजिक समरसता के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम पदयात्रा करने वाले हैं। देश को बचाना है। जो पड़ोसी मुल्कों में हालात हैं उसके जैसे हालात यदि भारत में नहीं करवाना है तो देश में सामाजिक समरसता जरूरी है, वैमनस्यता दूर करना बहुत जरूरी है, हिंदू राष्ट्र घोषित होना भारत का बहुत जरूरी है। अघोषित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र है। यह सब कुछ उस संविधान के सामने एक चुनौती और खतरा बन करके पेश होते हैं। जब वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तब वो संविधान को आंख दिखा रहे होते हैं, उसको चढ़ा रहे होते हैं कि इस संविधान का कोई मतलब नहीं। जब वो राजशाही पर लौटने का बयान देते हैं, और ये सारे धर्म गुरु या गैर राजनीतिक हैं। ये जो बाबा है इसका चेहरा आप गौर से देखिए। मरे मुलायम कांशी राम, जोर से बोलो, ये नारा लगाया था। मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो। फिर मैंने पहले लिटमस टेस्ट करने को बता दिया, ये जितने पाखंडी हैं ये एक धर्म का प्रचार करने की बात करते हैं, लेकिन 3 टेस्ट इन सब का लीजिएगा। ये संविधान से बड़ा मनुस्मृति को मानते हैं, ये आरक्षण विरोधी हैं जो SC ST OBC को मिलता है, और तीसरा इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के RSS और BJP के एजेंडे पर काम करते हैं। धर्म तो इनके यहां है ही नहीं। अब इन लोगों ने बयान क्या देने शुरू कर दिए कि भारत में राजतंत्र वापस आ जाना चाहिए। लड़कर तो लोकतंत्र मिला, लोकतंत्र पड़ोस के देश में नहीं था। नेपाल 2008 के पहले तक कहा जा रहा है कि एक किस्म का हिंदू राष्ट्र था, उसके बाद लोकतंत्र आया, लेकिन उस लोकतंत्र में 15 साल में 8 प्रधानमंत्री बदले, और उसकी वजह क्या थी कि वहां यूथ सड़क पर उतर गया, और उतर करके उन्होंने इतना कुछ किया
जिससे आसपास के देशों में भी एक खतरे की घंटी की तरह दिखने लगा। इन बाबाओं को, पाखंडियों को यह क्यों नहीं समझ में आता कि भारत देश के पास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक शानदार संविधान है और उसी संविधान से इस देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ है और लोकतंत्र होने के चलते आज तक तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद, घोषित आपातकाल और अघोषित आपातकालों के बावजूद, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्बाद किए जाने और सत्ता के दरबार में गुलाम बना लिए जाने के बावजूद लोकतांत्रिक रास्ते से सत्ता परिवर्तन का रास्ता बचा हुआ है। अपनी आवाज उठाने और हक अधिकार के लिए आंदोलित होकर के शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता से आंख में आंख डाल करके सवाल करने का रास्ता बचा हुआ है और इस देश में हर धर्म, हर जाति को समानता और न्याय सम्मान के लिए रास्ता बचा हुआ है, क्योंकि इस देश के पास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है। वह संविधान पंथ निरपेक्षता की बात करता है। वह संविधान का हर एक अनुच्छेद एक सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक स्टेट की बात करता है और ये सारे कथावाचक कोई मिनी पाकिस्तान बना करके हिंदू मुसलमान की बात करता है और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है और हिंदू राष्ट्र घोषित हो, राजशाही वापस आ जाए, और दूसरा कह रहा है मोहन भागवत कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत नहीं, ये तो है ही हिंदू राष्ट्र। ऐसे में नेपाल से क्या सबक ले सकते हैं आप? मैं चाहता हूं कि एक बेचैन टीवी एंकर का लबादा उड़े, एक भाजपाई सत्ता के एजेंट गुलाम व्यक्ति का जरा रोना सुनिए कि कैसे एक नेपाल के हिंदू राष्ट्र की पीड़ा उसे है कि क्यों वो वहां नहीं बच पाया। दुनिया का एक लौता हिंदू राष्ट्र नेपाल 2000 की सदी जब से शुरू हुई, 2001 और 2025 आ गया, करीबन 2.5 दशक, ये 2.5 दशक 25 साल से नेपाल हर 2 साल में, हर 1.5 साल में, हर साल भर में आंदोलन आंदोलन आंदोलन, कभी कहीं आगजनी तो कभी कहीं, कभी काठमांडू में तो कभी पोखरा, कभी नेपाल के एक कोने में तो कभी नेपाल के दूसरे कोने। और ये हमारे लिए चिंता करने की बात इसलिए है क्योंकि नेपाल दुनिया का एक लौता हिंदू राष्ट्र है, एक लौता। अब असली मुद्दे पर आइए, नेपाल से क्या सबक ले सकते हैं? नेपाल ने क्या किया? नेपाल में तात्कालिक तौर पर तो कहा गया कि ऐप बंद हो गए, जिससे जेन जी वो नया तबका सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी और इन चीजों से, नए मूल्यों से, नए जीवन बोध से लैस है। उन्हें लगा कि जब ऐप बंद हुए तो वो सड़कों पर उतर गए और इसे एक तात्कालिक घटना की तरह माना गया। उसके बाद जब विश्लेषण किया गया तो यह जानकारी सामने आई, आंदोलन की तस्वीरों ने यह जानकारी दी कि एक विद्रूप रूप जो सड़कों पर दिखा, जो हिंसक था, उस हिंसा का समर्थन न करते हुए भी जब उसके विश्लेषण में हम जाते हैं तो पाते हैं कि वहां जो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में वर्चस्व था, उसी तबके से लोग पूरा देश चला रहे थे और लोकतंत्र तो दिखावे का बन रहा था, संविधान जमीन पर उतर नहीं रहा था। नेपोटिज्म से लेकर के भ्रष्टाचार वो बुनियादी वजह थी जिससे वहां की नई पीढ़ी में एक आक्रोश, एक गुस्सा पनपता जा रहा था। उन ऐप के बंद किए जाने ने उन्हें तात्कालिक रूप से एक मौका दे दिया, सड़क पर वो उतर गए। उन्होंने संसद से लेकर के मंत्रियों तक को दौड़ा दौड़ा के पीटा, आग लगा दी, तमाम चीजें की। हम तमाम उस तरह की हिंसा का समर्थन तो नहीं कर सकते, लेकिन उस आक्रोश के पीछे केवल ऐप बंद करना होता तो ये इतना बड़ा परिवर्तन नहीं होता। कई लोगों के नाम सामने आए जिसमें से लगा कि वो एक व्यक्ति को चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अपना एक प्रधानमंत्री चुना है जिसको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई देते हुए मणिपुर से नेपाल को पैगाम दिया है। सुनिए नरेंद्र मोदी को। मैं आज नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से श्रीमती सुशीला जी को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि वे नेपाल में शांति,
स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि नेपाल में स्थिरता आए, नेपाल भारत का मित्र देश है, नेपाल में सब कुछ अच्छा रहे। लेकिन मोदी जी आप ये क्यों नहीं देख पाए कि नेपाल जला क्यों, नेपाल में मुश्किल क्यों आई? आपके पड़ोसी राज्य ना, ये हिंदू राष्ट्र वालों का रोना और विलाप छोड़ दीजिए, ये सब तो देश के संविधान की हत्या करते ही हैं और भीतर से उसे खोखला करते जा रहे हैं। भारत के हर नागरिक को हिंदू बनाम मुसलमान की आग में झोंकते जा रहे हैं ताकि शिक्षा, रोजगार, महंगाई और तमाम तरह के बुनियादी सवालों पर वो कभी बात ही ना हो पाए। इन बाबाओं को एजेंडे पर लगाया गया है जो रोज बीजेपी और आरएसएस के लिए एजेंडा सेट करते हैं और देश को नफरत की आग में झोंक रहे हैं। इनका धर्म से कोई मतलब नहीं है, ये भाजपा के एजेंट हैं। लेकिन नेपाल से मोदी जी और बीजेपी के लोग क्या नहीं सीख सकते? मैं चाहता हूं कि एक पत्रकार प्रतिमा मिश्रा हैं, इनका एक विश्लेषण बड़ा जल्दी से सुन लीजिए और फिर मैं आपका इसके आगे विस्तार से बताऊंगा कि ये मिनी पाकिस्तान, राजशाही लौट जानी चाहिए और भारत हिंदू राष्ट्र है, इसका खतरा आप बेहतर समझ पाए। प्रतिमा मिश्रा को पहले सुन लीजिए। अब हम आपको नेपाल के संकट से जुड़ी ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो शायद ही आपने कहीं और देखी हो। क्या आप जानते हैं कि नेपाल के राजनीतिक संकट के पीछे एक बड़ा फैक्टर जातिवाद भी माना जा रहा है? नेपाल की जनता में सालों से इस बात को लेकर भी नाराजगी रही है कि नेपाल की सरकारों और सरकारी व्यवस्था में ब्राह्मणों का दबदबा रहा है। नेपाल में ब्राह्मणों को बाहुन कहा जाता है। नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख, संसद के स्पीकर जैसे पदों पर ब्राह्मण बैठते रहे हैं। ऐसा तब है जब नेपाल में ब्राह्मणों की आबादी महज 12.2% है, लेकिन हर क्षेत्र में इनका दबदबा है। नेपाल में सबसे बड़ा जातीय समूह क्षेत्री है, भारत में जिन्हें क्षत्रिय या फिर राजपूत कहा जाता है। नेपाल में क्षेत्री 16.6% है। ब्राह्मण और क्षेत्री को ही नेपाल में खस आर्य कहा जाता है। नेपाल में खस आर्य की कुल आबादी करीब 29% है। नेपाल की संसद में तो खस आर्य का ही दबदबा रहा है। केपी ओली भी ब्राह्मण समुदाय से ही आते हैं। इसके अलावा पूर्व पीएम प्रचंड भी ब्राह्मण ही थे। ये भी एक वजह रही कि नेपाल में दूसरी जातियों को समान अवसर नहीं मिले, जिसने कहीं ना कहीं सरकारों के प्रति आक्रोश की मात्रा को बढ़ाने का काम किया। सवाल उठने लगे कि नेपाल में कम्युनिस्ट राज है या फिर ब्राह्मण राज। प्रतिमा मिश्रा के इस विश्लेषण के बाद आपको पता होना चाहिए कि वे सारे ट्रोलर जिनके महबूब नेता देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिनकी महबूब पार्टी बीजेपी है और जिनमें से अधिकांश सवर्ण ही हैं, वे सारे लोग प्रतिमा मिश्रा के खिलाफ एक कैंपेन चलाते हैं कि प्रतिमा मिश्रा का पति कोई यादव है, इसलिए ये देखिए हिंदू विरोधी और इस तरह की पत्रकारिता करती है। कल्पना करिए जिस देश में एसआईआर की जमीनी पत्रकारिता करने के बाद पत्रकारों पर एफआईआर हो जाए, मिड डे मील में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में नमक और रोटी मिल रही है, यह खबर दिखाने पर पत्रकार जेल में हो जाए, सिद्दीक कप्पन से लेकर के तमाम पत्रकारों को उन धाराओं में जेल में डाल दिया जाए जो आतंकवादियों के लिए बनी थी, उस देश में पत्रकारों के साथ यही होगा जो प्रतिमा मिश्रा के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत चलाई गई। कौन है वो लोग जो इस पत्रकारिता के खिलाफ खड़े हो गए जब प्रतिमा मिश्रा ने एक नया सच उजागर कर दिया कि नेपाल की अस्थिरता के पीछे जाति एक बड़ी वजह है। इसको मैं भी जरा समझाना चाहता हूं। आपके सामने स्क्रीन पर बीबीसी की एक रिपोर्ट है, नेपाल में कम्युनिस्ट राज या ब्राह्मण राज। रजनीश कुमार की 26 मई 2023 की प्रकाशित इस रिपोर्ट में नीचे जाकर के आपको एक पोस्टर मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है काकाको चुल्लू, पंडित भोजन, लोकतांत्रिक भोजन, गणतांत्रिक भोजन, सहमत भोजन, शाही भोजन, सर्वदलीय खाजा सेट्स। और इस प्रतीकात्मक होर्डिंग के आगे रिपोर्टर कहता है कि एक नेपाली दोस्त ने कहा कि आपकी रिपोर्ट का प्रतिबिंब इस मेन्यू में झलक रहा है। मैंने पूछा कैसे? उन्होंने कहा कि मेन्यू को ध्यान से पढ़िए, सबसे ऊपर पंडित है और उसके नीचे लोकतांत्रिक, फिर गणतांत्रिक। ये कहना चाह रहे थे कि राजशाही गई लेकिन लोकतंत्र या गणतंत्र पंडित यानी ब्राह्मणों से ऊपर नहीं आ पाया। नेपाल की मौजूदा सरकार और व्यवस्था को देखें तो ब्राह्मणों का हर क्षेत्र में दबदबा है। नेपाल में ब्राह्मण को बाहुन कहते हैं। ऐसा तब है जब नेपाल में ब्राह्मणों की आबादी महज 12.2% है। ये नेपाल के पहाड़ी ब्राह्मण है और हर क्षेत्र में इन्हीं का दबदबा है। नेपाल में सबसे बड़ा जाति समूह है क्षेत्री, यानी भारत में जिन्हें क्षत्रिय या राजपूत कहा जाता है। नेपाल में क्षेत्री 16.6
6.6% हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही नेपाल में खस आर्य कहा जाता है। नेपाल में खस आर्य की कुल आबादी 29% है। नेपाल के मौजूदा लोकतंत्र को देखें तो सभी उच्च पदों पर ब्राह्मण हैं। नेपाल के अब तक जितने प्रधानमंत्री बने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, उनमें से कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय यानी खस आर्य से बाहर नहीं है। नेपाल के प्रमुख, पुलिस प्रमुख क्षत्रिय, प्रचंड की कैबिनेट के सारे मंत्रालय क्षत्रिय और संसद में ब्राह्मण क्षेत्रियों का ही दबदबा है। दलितों और ओबीसी में आने वाली जातियां, जिनको अलग से वहां किसान जातियां कहते हैं, उनमें तो इन तबकों के कोई प्रतिनिधि अपवाद में चले गए हों तो अलग बात है, बाकी कोई प्रतिनिधि नहीं है। मीडिया वहां की, उनमें भी वही है। लोकतंत्र और संविधान के रास्ते चलने पर नेपाल से सबसे बड़ी चूक ये हुई कि नेपाल ने 15 साल में 9 प्रधानमंत्री देखे, 9 में से 8 ब्राह्मण थे और 1 क्षत्रिय, यानी खस आर्य के बाहर जिनकी आबादी 30% भी नहीं है, वो 70% पर राज कर रहे थे। बीबीसी की रिपोर्ट में एक बहुत जरूरी बात कही गई कि हिमालयी जनजातियों की अपनी भाषा है, मधेसियों की अपनी भाषा है, लेकिन राजकाज की भाषा नेपाली बना दी गई। 30% आबादी की भाषा 70% पर थोपी गई। ऐसे में जो नेपाली भाषा में दक्ष हैं, उनसे सरकारी महकमे में गैर खस आर्य पिछड़ते गए। नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद कम्युनिस्टों की सरकार रही, नेपाली कांग्रेस की भी रही तो कम्युनिस्टों के समर्थन से रही। कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल में ब्राह्मणों के नियंत्रण में थी, वो चाहे प्रचंड की अध्यक्षता वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल हो या केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी हो, इन सब में ब्राह्मण वर्चस्व में रहा। अब यही बात जब भारत ले आएंगे तो ये जो व्यक्ति पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहता है, ब्राह्मणों में भी नीच ब्राह्मण की कैटेगरी बनाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके कार्यक्रम में जाते हैं, उसे भारत का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, वो खुलेआम मुलायम और कांशीराम के खिलाफ बोलता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है और आरक्षण को देश के खिलाफ बोलता है। ये कहता है कि मेरा अगला जन्म हो तो ब्राह्मण घर में हो। दूसरा बागेश्वर धाम का है, जिसका नाम भी धीरेन्द्र शास्त्री है, उसका नाम राम भद्राचार्य, वो भी ब्राह्मण, धीरेन्द्र शास्त्री भी ब्राह्मण, और तमाम ब्राह्मण जो हिंदू हो करके, हिंदू कथावाचक बन करके इस देश में रोज प्रवचन कर रहे हैं, लाखों लाख रुपए का कार्यक्रम करते हैं। देश में शहरी अपर कास्ट इनका कार्यक्रम पूरे देश में करवाते हैं और गरीब दलित पिछड़ों को इनके कार्यक्रम में भीड़ बनाकर लाते हैं। जिन गरीब दलित पिछड़ों को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधा देने में सरकार नाकाम रही है, उनको धर्म का सहारा देकर के पाखंड और अंधविश्वास की दुकान में खड़ा कर देते हैं और उनकी जेब से चंदा लेते हैं और जाते जाते कहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, संविधान के ऊपर मनुस्मृति को लाना है, आरक्षण को खत्म कर देना है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू कर देना है और ब्राह्मण के वर्चस्व को आगे बढ़ा देना। कहते हैं जातियों में जो बांटता है वो गलत है। एक बार भी ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का हिफाजत नहीं करने की बात करते, उनके खिलाफ बोलते हैं। क्या यही नेपाल से भारत के लोग नहीं सबक ले सकते कि भारत में 90% SC ST OBC कहां है? हम भी यही सवाल बार बार पूछते हैं कि देश के विश्वविद्यालयों में कुलपति कितने हैं, प्रोफेसर कितने हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज कितने हैं, मीडिया में ब्यूरो चीफ कितने हैं, और वकील कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं, इंजीनियर कितने हैं, और B ग्रेड C ग्रेड के कर्मचारी कितने हैं? देश में ठेका पट्टा किसके पास सबसे ज्यादा है, किसको अरबपतियों की सूची में सबसे ज्यादा कौन है? आपको पता चलेगा कि भारत में भी 10% आबादी इस तरह के हर जगह पर 90% कब्जा बनाए हुए और 90% आबादी 10% पर गुजारा कर रही है। हमारे जैसे लोग जाने कितने साल से यही तो देश को समझा रहे हैं, नौकरी चली गई, जान के दुश्मन लोग बने रहते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई भी तो उसी संविधान और लोकतंत्र की है। क्या आप स्वयं की रिपोर्ट ये नहीं बताती कि 1% आबादी के पास संसाधन का कब्जा है? क्या ये नहीं बताते कि इस देश के अरबपतियों में एक भी अरबपति आदिवासी और दलित नहीं है, ओबीसी में नाम मात्र का कोई अपवाद बन गया है? ऐसे वक्त में इस देश को नेपाल से सीखना क्या चाहिए? नेपाल से यही सीखना चाहिए कि राजशाही और हिंदू राष्ट्र के नाम पर वहां जो नुकसान हुआ, एक झूठी खबर चला दी दैनिक जागरण नामक एक दंगाई अखबार ने। यही दंगाई अखबार एक बार सेना को लेकर के भी झूठी खबर चला चुका है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत तरह की झूठी खबरें चला चुका है। इस अखबार को जलवाया गया, इस अखबार के खिलाफ लोग गए और अखबार कह रहा है कि वहां के नौजवान हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं, हेडलाइन बना दिया। बाद में पता चला कि यह खबर ही झूठी है। वहां तो नौजवानों ने दूसरा प्रधानमंत्री चुन लिया,
जो भ्रष्टाचारी थे, जो एक ही जाति वर्चस्व के थे, जिन्होंने नेपोटिज्म किया, उन सबको दौड़ा दौड़ा कर मारा। और इतना ही नहीं, भारत से कुछ पत्रकार गए, उन पत्रकारों की वीडियो यहां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि उनको भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा कि तुम हमारे मुद्दे क्यों नहीं दिखाते थे। नेपाल से आप क्या सबक ले सकते हैं? इस देश के पास इतना सुंदर खूबसूरत संविधान है। इस संविधान ने पाकिस्तान, श्रीलंका, वर्मा, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल बनने से इस देश को बचाया है। भारत के संविधान के न रहने की वजह से भारत भी उन्हीं पड़ोसी देशों की तरह राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता के गिरफ्त में जा सकता है। जिन देशों ने पड़ोस में धर्म के नाम पर अपना देश बनाना चाहा, वो बर्बाद हो गए। जिन्होंने राजतंत्र चाहा, वो बर्बाद हो गए। जिन्होंने भ्रष्टाचार और चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में देश को सौंप दिया, वो बर्बाद हो गए, हिंसा की आग में जल गए और राजनीतिक रूप से अस्थिर हो गए। 75 साल बाद भी यह देश टिका हुआ है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान और लोकतंत्र से टिका हुआ है। नेपाल से क्या सबक ले सकते हैं हम? नेपाल से यह सबक ले सकते हैं कि इन बाबाओं, पाखंडी बाबाओं के हिंदू मुसलमान की लड़ाई में अपने नई जनरेशन को मत फंसाइएगा। इस देश में राजशाही नहीं, लोकशाही चाहिए, इस बात को साफ रखिएगा। इस देश में चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ को देश लुटा देने का बात रोकिएगा। पूरे देश में केवल 10% लोग काबिज रहेंगे और 90% लोगों को 5 किलो अनाज देकर के, पाखंड अंधविश्वास की चाशनी देकर के हिस्सेदारी को मारा जाएगा, तो इस देश में भी अस्थिरता पैदा होगी। इसलिए जाति जनगणना कराकर जिसको जितना हक अधिकार चाहिए, सम्मान चाहिए, उसको उतना हक अधिकार सम्मान बाबा साहब के संविधान के रास्ते देना होगा। आरक्षण के खिलाफ बोलने वालों पर कानूनी कार्रवाई के नियम बनाने होंगे और इस देश में आरक्षण को पर्याप्त तरीके से लागू किया जाए कि 90% आबादी इस देश को चलाए। इस देश की मीडिया से लेकर के इस देश के मंत्रालय तक, इस देश की सड़क से लेकर इस देश की संसद तक, इस देश के बिजनेस से लेकर खेतों के मालिकाना हक तक, इस देश में संपत्ति से लेकर के सम्मान तक, सबको सबके हिस्से का हक, अधिकार और न्याय दे। तब जाकर के देश सुरक्षित और महफूज रहेगा। वरना अखिलेश यादव ने पिछले दिनों एक बात कही कि तुम भी अगर वोट चोरी करोगे, तुम भी अगर लोकतंत्र को खत्म करोगे, तुम भी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरा देश लुटाओगे और सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और संविधान और समाजवाद के रास्ते पर नहीं चलोगे, तो पड़ोसी देशों की अस्थिरता तुम्हारे देश में भी आएगी। इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। आखिर में जाते आते मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग इस देश में ऐसा हैं जो लगातार उन्हीं देशों की तरफ बनने के लिए आपको सपने दिखा रहे हैं। वो कभी हिंदू राष्ट्र बनने की बात करें तो उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश का नमूना दिखा दीजिए कि जो देश धर्म के नाम पर बने वो कितना बर्बाद हो गए। जो लोग राजशाही और राजतंत्र को वापस लाने के जैसे लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी बातों की हिमाकत करें, उनको नेपाल का आईना दिखा दीजिएगा। जो लोग चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरा देश लुटाकर और इस तरह के संसाधनों पर कब्जा कर लें, उनको इन सारे पड़ोसी देशों को दिखा दीजिएगा। भारत देश के पास शानदार संविधान है। यह संविधान हमें बचाएगा भी और यह संविधान हमें दुनिया में खूबसूरत देश बनाएगा भी, बशर्ते कि बाबा साहब अंबेडकर के उस वाक्य को याद रखा जाए कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हुए तो वो कागज का पुलिंदा मात्र बनकर रह जाएगा। हम नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे पड़ोसियों से यह सबक ले सकते हैं कि संविधान की हिफाजत करेंगे और समावेशी, सबका, मोहब्बत, प्यार का, समता और न्याय का भारत बनाएंगे। जाते जाते मैं चाहता हूं कि नेपाल की जानी मानी कवित्री निभा शाह की एक कविता आपसे साझा करूं। आग धधक रही है मनसरा। इसका हिंदी अनुवाद नेपाल के पत्रकार नरेश ज्वाली ने किया है कि पसीना बहाकर दुनिया बदलती तो कुली की दुनिया कब की बदल चुकी होती मनसरा। खून बहाकर दुनिया बदलती तो जनता की दुनिया कब की बदल चुकी होती मनसरा। वैसे तो मनसरा खून पसीने से ही बदलती है दुनिया, बनती है दुनिया, पर खून पसीने से नहीं बदली दुनिया। क्यों नहीं बदली? कभी आग की धधकन सुना है मनसरा?
आग तो धधक रही है मनसरा, अपना काटा हुआ जलावन कोई और जला दे तो आग अपनी नहीं होती मनसरा, उजाला भी उसका अपना नहीं होता मनसरा, उजाला अपना न हो तो दुनिया नहीं बदलती मनसरा। इसी उम्मीद के साथ आप सबको इस वीडियो में इतना है। अगर ये बातें जरूरी लगें तो हर एक व्यक्ति तक इस तरह की बातों को पहुंचाइएगा। नफरत से, पाखंड से, अंधविश्वास से और हकमारी से बचिएगा और इस तरह की बातों को जन जन तक पहुंचाइएगा। अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। इस वीडियो में इतना ही। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।